हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूअस। एंड इसके ऑथर हैं A.R. विलियम्स। डिस्कवरिंग टूट एक इजिप्शियन रूलर है जिसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। उनके बारे में जो खोज है और किस तरीके से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है इस स्टोरी में बताया गया है। तो ये जो टाइटल है डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूअस, सागा मतलब होता है वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो जो ये स्टोरी अभी भी कंटिन्यूअस है, यानी कि उनके बारे में खोजबीन अभी भी जारी है। तो इसका जो टाइटल है, अप्रोप्रिएट टाइटल है डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूअस। इसको हम पूरी स्टोरी पढ़कर ही समझ पाएंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। तो वह टीनेजर मतलब बहुत ही कम एज का था, युवा था, यानी कि 13 से 20 साल के बीच में जो एज होती है उसको टीनेजर कहते हैं। तो वह अभी टीनेजर का ही था जब वो उसकी मृत्यु हो गई। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और उसने वो अपने जो इजिप्ट में जो राज्य करने वाले थे, शासक का जो इजिप्ट जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली परिवार से बिलोंग करता था, या शक्तिशाली परिवार का वारिस था, इकलौता लास्ट वारिस था जिन्होंने कि इजिप्ट पे सैकड़ों साल तक राज्य किया था। ही वॉज लेट टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगटन। तो ही वॉज लेट, जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसको उसकी कब्र में सोने के साथ, मतलब बहुत सारा सोना, लैडन मतलब टू लोडेड, तो सोने के साथ लाद कर उसको उसके टुम में उसको लिटा दिया गया या रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया गया, और उसको लोग भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. तो since the discovery of his tomb, जब उसके पहली बार उसका जो टुम का डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, वो 1922 में हुआ, तब से आज तक द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो आज के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैज स्पेकुलेटेड मतलब गेस कर रहे हैं, संदेह अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, मतलब उसके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जिस जो भी सबके विचार रहे हैं उनका सबसे जो एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा संभावना उसकी मृत्यु का वो था कि मर्डर किया गया था उसका। नाउ लिविंग हिज टुम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। और अब उसके टुम को उस खोज के बाद, यानी कि 1922 की खोज के बाद 80 साल के बाद उसके जो टुम है, उसका जो बॉडी है, उसको उसके टुम से बाहर निकाला जाएगा। टूट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, और टूट को की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाएगा एंड दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और उसके लाइफ के बारे में, उसके डेथ के बारे में एक नया क्लू मिलेगा, एक सुराग मिलेगा, जाकि हम जो भी एक रहस्य है उसकी मृत्यु का या उसके जीवन का पता चल पाए। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फारो। तो जो सिटी स्कैन से जो डेटा मिलेगा वो प्रिसाइज होगा, मतलब कि पर्टिकुलर एकदम एक्यूरेट होगा, और जिससे कि उसके वॉइस फारो, यानी कि फारोह मतलब होता है जो इजिप्ट के राजा होते हैं उनको फारोह कहते हैं। तो इस वॉइस मतलब कि वॉइस यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि वो 13 से 20 साल के बीच का ही है, तो अभी लड़का ही था, किशोर अवस्था था। तो इस जो बॉय किंग था, जो फारोह किंग था, उसके बारे में इस फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके लाइफ एंड डेथ के बारे में पता चल पाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो ये पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो किंग टूट है उसका जो डेथ हुआ वो टीनेजर था, यानी कि 13 से 20 ईयर का रहा होगा। और उसकी जो टुम की जो खोज की गई 1922 में की गई, और 1922 के बाद उसके ठीक 80 साल बाद उसके टुम को फिर से निकाला जाएगा, उसको सिटी स्कैन किया जा रहा है, और उसकी ताकि फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से उसके लाइफ और डेथ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको निकाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So an angry wind stirred, यानी कि
अब घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। तो अब किंग टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से यानी कि निकाला जा रहा था। एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री, जहाँ पे इजिप्शियन मतलब जहाँ पे जितने भी इजिप्ट के रूलर थे उनका जो कब्रगाह जिसको कहते हैं, जहाँ पे उनको दफनाया गया था, उसको नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, उसको वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो उस जब उनको टिट को किंग टूट को उनके टुम से बाहर निकाला जा रहा था, तो जो विंड थी वो ना जैसे लग रही थी कि नाराज प्रतीत हो रही है। और घोस्टली अप डस्ट डेविल्स, और मतलब स्टिर्ड मतलब होता है वाइब्रेट, मतलब हवा इतनी ज़्यादा गूंज रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी कि चारों तरफ धूल का जैसे लग रहा था कि कोई राक्षस खड़ा हो गया है। Dark violet clouds had scooted across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. तो डार्क वैलिड क्लाउड्स यानी कि वैलिड मतलब जो क्लाउड्स होता है जो विथ रेन होता है, तो उसको डार्क काले रंग का बादल होता है, तो काले काले रंग का बादल स्क्यूडेड क्रॉस मतलब बहुत तेजी से डेजर्ट स्काई के ऊपर यानी कि उस रेगिस्तान के बादल के ऊपर पूरी दिन घूमते रहे, ऑल डे मतलब कि पूरे दिन तेजी से बादलों का आना जाना लगा रहा। एंड नाउ वर वेलिंग, और अब जब शाम हो गई, वेलिंग द स्टार्स, वेलिंग मतलब ढक देना, तो स्टार्स को इन्होंने ढक दिया है इन अ कास्केट ग्रे, जैसे कि कोई ज्वेलरी, कास्केट का ग्रे का मतलब होता है ज्वेलरी बॉक्स, जैसे ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेलरी को बंद कर दिया जाता है, इसी तरीके से इस जो डार्क वैलेट क्लाउड्स थे उन्होंने स्टार्स को ढक लिया है आसमान में। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब वो 6 बजे का समय था, यानी कि 5 जनवरी 2005 को 6 बजे शाम का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3003 years ago. तो द वर्ल्ड फेमस ममी ग्लाइडर यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे मशहूर जो ममी था वो ग्लाइडेड हेड मतलब कि उसको स्लाइड उसको सिटी स्कैन यानी कि सिटी स्कैन की मशीन में उसको डाला गया। ब्रॉट हियर टू प्रो मतलब कि टू इन्वेस्टिगेट, उसकी जानकारी को मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री। लिंगरिंग मतलब होता है कि जो अनसुलझी जो चिकित्सकीय पहेली थी, रहस्य था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें से कुछ फैक्ट्स निकालने के लिए, क्लूज निकालने के लिए पहली बार इस वर्ल्ड फेमस मम्मी को सिटी स्कैनर मशीन में डाला गया। एंड ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड, उसको समझने के लिए कि इस यंग रूलर के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में पता लग सके, जो कि हु डाइड मोर देन 3000 ईयर्स अगो, जो कि 3300 साल पहले मर चुका था। यानी कि एक बार इसको और समझ लीजिए कि 5 जनवरी 2005 को 1922 में इस टुम की खोज की गई थी, यानी कि किंग टूट का टुम खोजा गया था 1922 में, और 5 जनवरी 2005 को 6 बजे के शाम में उनकी बॉडी को स्कैनर मशीन में डाला गया ताकि जितने भी अनसुलझे चिकित्सकीय रहस्य हैं उसको निकाला जा सके। और ये जो यंग रूलर था जो कि 33 साल पहले मर चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल आफ्टरनून, अब यहाँ पे जो था कि वो ये दिया कि सिटी स्कैनर मशीन में उसको डाला जा चुका 6 बजे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ तो देखते हैं। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. तो ऑल आफ्टरनून यानी कि पूरे दोपहर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट यानी कि दर्शकों का कतार, लंबी कतार बनी रही, आते जाते रहे लोग, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो कि पूरे संसार से आ रहे थे, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, डिसेंडेड मतलब कि नीचे उतर रहे थे, यानी कि उनके टुम में नीचे उतर रहे थे, इनटू द क्रैम जो कि बहुत सकरा था, क्रैम मतलब बहुत ही सकरा, नैरो प्लेस, रॉक कट टॉम जहाँ जो पत्थरों को काट के टुम बनाया गया था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड जो कि 26 फीट जो नीचे था, यानी कि जो उसकी गहराई थी टुम की 26 फीट नीचे थी, टू पे देयर रिस्पेक्ट मतलब लोग जो भी दर्शक थे वो धीरे धीरे उस टुम में जो कि बहुत सकरा था और पत्थर से कटा हुआ था, 26 फीट की गहराई में था, लोग उसमें नीचे उतर रहे थे ताकि उसको रिस्पेक्ट दे सके, यानी कि किंग टूट को अपना आदर समर्पित कर सकें। दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्यूरल चैम्बर एंड पीड एट टुट्स गिल्डेड फेस। दे गेज एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स मतलब होता है वॉल पेंटिंग, तो जो उस
टुम में जो बना हुआ था उसमें जो दीवार थी उस पे जो वॉल पेंटिंग थी यानी कि जो चित्र बने हुए थे वो लोग उसको देख रहे थे। ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर यानी कि जो ब्यूरल जहाँ पे वो उसको दफनाया गया था उसके जो चैम्बर था और उसके दीवारों पे जो पिक्चर बने थे, चित्र बने थे, वो उसको देख रहे थे। एंड पीड एट द ट्रूथ्स गिल्डेड फेस। गिल्डेड का मतलब होता है सोने से ढका हुआ, तो कवर्ड विथ गोल्ड। तो उसके जो सोने से ढका हुआ चेहरा था उसको लोग देख रहे थे, और दीवार जो उस चैम्बर, पूरे ब्यूरल चैम्बर था उसमें जो पिक्चर बना था उसको लोग देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग मतलब कि आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला जो फीचर था उस ममी का वो था कि शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मतलब उसका जो ममी का जो आउटर कॉफिन लिड था यानी कि उसका जो ढक्कन था कॉफिन का वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो वो भी लोग उसको देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ जो विजिटर्स थे, दर्शक थे, वो गाइड बुक से कुछ फुसफुसा रहे थे, पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ वहाँ चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डिंग टूड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। और शायद पॉन्डरिंग मतलब होता है बात करना या फिर सोचना, तो कुछ चुपचाप सोच रहे थे उसके अनटाइमली मतलब कि जो असमय उसकी मृत्यु थी और जो कि उतनी कम उम्र में हुई थी, तो उसके बारे में वो सोच रहे थे। आर वंडरिंग विथ अ शिवर ऑफ इफ द फारोस कर्स। और कुछ आश्चर्य कर रहे थे और डर भी रहे थे, डर के मारे कांप भी रहे थे। शिवर इफ द फारोस कर्स मतलब वो फारोह के शाप से डर रहे थे। डेथ आर मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो भी उन्हें डिस्टर्ब करता है तो वो या तो उनको मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर उनके साथ कोई बुरी घटना हो सकती थी, जो कि सत्य था। मतलब कि जो भी फारोह को डिस्टर्ब करता था वो या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या फिर उसके साथ कोई बुरी बात हो सकती थी। तो कुछ लोग इस डर के मारे भी वहाँ खड़े होकर सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बुरा होने वाला है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s। तो जो ममी की कंडीशन थी वो बहुत ही कम बुरी थी, बहुत बुरी स्थिति में था। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 90, क्योंकि जो कार्टर ने 1920 में कर दिया था, मतलब मम्मी के साथ कार्टर ने 1920 में कुछ कर दिया था। अब देखते हैं क्या कर दिया था। सेट जाही हवास, जाही हवास कहते हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के हैं। तो वो कहते हैं कि एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वो उस बॉडी के पास झुक कर वो उसको देखते हैं तो जाही हवास कहते हैं कि जो ये मम्मी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है और इसको कार्टर ने कर दिया था। अब क्या क्या कर दिया था, आगे पढ़ते हैं। कार्टर, हावर्ड कार्टर, जिनका फुल नाम मतलब जो पूरा नाम है उनका हावर्ड कार्टर है, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। तो जो ये हावर्ड कार्टर थे वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये पुरातत्ववेत्ता, ब्रिटिश के पुरातत्ववेत्ता थे। और जो पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ों को, जो बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में सर्च करता है। तो ये जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हावर्ड कार्टर, और उन्होंने 1922 में टुट का जो टुम था उसको सर्च किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब कि बहुत सारी व्यर्थ की खोजबीन में ही उनको एक बार टुट का टॉम 1922 में मिल जाता है। इट कंटेन्स दो हेस्टली लैंडस्केप इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजली कंप्लीट। इट कंटेन्स मतलब कि जो इस समय टुम का जो ताबूत है या टुम है टुट का, दो हेस्टली लैंडस्केप मतलब कि जल्दबाजी में इसको, लैंडस्केप मतलब होता है फैला देना, तितर बितर कर देना। इन एंटिक्विटी मतलब उनकी जो प्राचीन चीज़ें उनके साथ रखी हुई थी वो सारी चीज़ें तितर बितर हो गई थी, फैली हुई थी इधर उधर, जल्दबाजी में उसको रखा गया था। वर सरप्राइजलिंग कंप्लीट, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उनका जो बॉडी था, उनका जो मम्मी था वो कंप्लीट था। दे रिमेन the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। they remain the richest royal मतलब कि उनका जो richest royal collection था, मतलब उसमें जितने भी खजाने रखे गए थे, richest royal का मतलब होता है जितना राजसी खजाना रखा गया था, ever found मतलब कभी भी इतना ज़्यादा कभी पाया नहीं गया, and have become part of the Pharaoh legend। और ये उसका मतलब एक कहानी बताता है फारोह लीजेंड के बारे में, मतलब उसमें जितना खजाना था वो ये बताता है कि फारोह कितने रिच थे और उनकी जो दंत कथाएं सुनी गई थी वो सत्य थी।
स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, मतलब वहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है जो गोल्ड से बनी होती थी। तो स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स मतलब कि उसमें क्या क्या था, तो गोल्ड था यानी कि बहुत सारे हाथ से बने हुए ज्वेलरी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और इटर्नल ब्रिलियंस का मतलब जो उसकी जो चमक थी, मेंट टू गारंटी रिसर्चर, मतलब कि उसमें जो भी सामान रखा गया था और उसकी जो चमक थी वो ये बता रही थी कि वो रिसर्चर मतलब होता है जो कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब फारो और उनके समय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और ये मतलब सेंसेशन मतलब होता है सनसनी फैला देने वाला, मतलब कि ये सनसनी फैलाने वाला एक कारण मिल गया था लोगों को एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। मतलब जब वो टुटका टॉम खोजा गया तो एक ये बहुत सनसनीखेज समाचार बन चुका था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो खजाना पाया गया था, उनके साथ जो चीज़ें पाई गई थी, वो एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर हुआ करती थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और उसने बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। बट टुट जो कि लेकिन जो टुट का जो उनको दफनाया गया था, बरीड मतलब उनको दफनाया गया था विथ एवरीडे थिंग्स, मतलब रोजाना की जो चीज़ें होती हैं, हैड वॉन्ट यानी कि जो उनके जीवन के मतलब मृत्यु के बाद उनके जो पुनर्जन्म जब होगा उनका, और उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है डेली लाइफ की, वो उसमें उनके साथ दिया गया था। मतलब उनके साथ उनको उस रखा गया था उनके टुम में। तो क्या क्या था, बोर्ड गेम्स था, बोर्ड गेम जैसे आजकल हम लोग चेस या लूडो खेलते हैं तो उसको बोर्ड गेम्स उसी तरीके से कहते हैं। तो बोर्ड गेम्स था। ब्रोंज रेजर था। लेलन अंडर गारमेंट्स था, यानी कि लेलन से बने हुए अंडर गारमेंट्स जो कपड़े पहने जाते हैं। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने पीने की, शराब पीने की जो बर्तन होते हैं, खाने की बर्तन होते हैं, वो सब उनके साथ रखे गए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोस फ्यूनररी ट्रेजर, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली यानी कि सावधानी से 1 महीने तक उस फारो की फ्यूनररी यानी कि जो उनको दफनाने में जो खजाना रखा गया था, उसको 1 महीने लग गए उसका रिकॉर्ड बनाने में, उसको दर्ज करने में, उसको लिखने में। मतलब इतना सामान था उसमें। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, तो उसके बाद कार्टर ने उनका जो अपना इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो परीक्षण था वो स्टार्ट किया, जो कि 3 नेस्टेड कॉफिन माने कि 3 परतों में वो कॉफिन था, यानी कि एक कॉफिन के अंदर दूसरा, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, मतलब 3 कॉफिन के अंदर वो जो था उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ओपनिंग द फर्स्ट, और जैसे ही उन्होंने पहला उसको खोला, ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, उन्होंने पाया ये श्राउड मतलब होता है जो कफन होता है, उसके कफन के ऊपर गार्लैंड्स मतलब माला थे, किसी चीज़ के, विलो एंड ऑलिव लीव से, यानी कि विलो और ऑलिव लीव से बनाया गया, उसके ऊपर हार रखा गया था। वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, मतलब ये सारे जो जंगली पौधे थे, लोटस पेटल्स यानी कि कमल के पत्ते, पेटल्स कलियां, एंड कॉर्नफ्लावर्स यानी कि जो मक्के के फ्लावर्स होते हैं, उसको रखे गए थे। मतलब उस जो सबसे पहला जो ताबूत था उसमें ये सारी चीज़ें पाई गई। उसके बाद द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल, और जो फेडेड एविडेंस है यानी कि जो सूखे सूखे, क्योंकि वो पत्तियां तो अब हरी या उस तरह रही होंगी नहीं होंगी जैसा रखा गया था, तो अब वो मुरझा गई थी, सूख गई थी, लेकिन उस सूखे हुए एविडेंस साक्ष्य से ये हमें पता चलता था कि इनका जो ब्यूरल यानी कि जो उनको दफनाया गया था मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया, क्योंकि मार्च अप्रैल में ही सनकान फ्लावर वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इजिप्ट में इसको दफनाया गया था। वेन हिज फाइनली रीज द ममी, और जब वो अंत में ममी के पास पहुंचते यानी कि जब तीसरा कॉफिन खोलते हैं, दो यद्यपि ही रैन इन टू ट्रबल, वो समस्या में आ जाते हैं। द रिचुअल रेजिन्स हैंड आर्डेंट, अब जो रिचुअल रेजिन्स का मतलब होता है एक टाइप का गोंद होता है जिसके लिए ममीज को उसको फिक्स करने के लिए रखा जाता है, यानी कि जब मम्मी को ताबूत में रखा जाता है तो वो रेजिन्स को रखा जाता है, तो लेकिन वो रेजिन्स क्या हो गए थे, हार्डेंड हो गए थे, मतलब कठोर हो गए थे। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटिंग मतलब उसको जमा दिया गया था टूट की बॉडी को बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन के बॉटम में यानी उसके तली में वो उनका जो बॉडी था वो चिपक गया था, सीमेंट की तरह वो जम गया था उसमें। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। अंत में कार्टर मतलब बाद में लिखते हैं कि लेजिमेट फोर्स का मतलब होता है कि मतलब कितना भी सही ताकत उस पर लगाया जाता, लेकिन वो उस बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसको हिला नहीं पा रहे थे। वॉट वॉज टू बी डन, और अंत में कार्टर लिखते हैं कि क्या किया जाना था, मतलब वो सोच रहे थे कि अब हम क्या करें इस बॉडी को बाहर निकालने के लिए।
द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब जो सन है मतलब कि सन की गर्मी जो है बीट डाउन लाइक अ हैमर मतलब कि वो हथौड़े का काम करेगा यानी कि वो पिघलाने का काम करेगा। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कार्टर सोचते हैं कि उनको अगर धूप में रखा जाए उस टूट की बॉडी को तो शायद वो जो रेजिन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और हैमर का काम करें। एंड कार्टर ट्राई टू ईज टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लूजन मतलब ढीला करने की, मतलब रेजिन्स को ढीला करने की कोशिश करते हैं धूप में रखकर, ताकि उनका जो बॉडी है थोड़ा लूज हो जाए और उसको निकाला जा सके, उस मम्मी को बाहर निकाला जा सके। फॉर सेवरल आवर्स for several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ही सेट द ममी मतलब उस मम्मी को क्या करते हैं, वो ब्लेजिंग सनसाइन यानी कि जो बहुत चमकदार धूप में उसको बाहर रखते हैं और उसको गर्म करते हैं 149 डिग्री तक, और नथिंग बज, लेकिन कुछ भी बज मतलब मूव ना, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होता, मतलब वो हिलता भी नहीं है, मतलब वो उनकी बॉडी और रेजिन्स है बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते, बिल्कुल हिलते नहीं है। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, और वो बिना इमोशनल अटैचमेंट के वो बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि से बोलते हैं, मतलब वैज्ञानिक तरीके से, कि जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इमोशनली उसे अटैच नहीं होता, वो अपना काम करता है। तो कार्टर लिखते हैं द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो कहते हैं कि जो कॉन्सोलिडेटेड मतलब कि जो जमा हुआ मटेरियल है, तत्व है, हैड टू बी चीजल्ड अवे मतलब उसको छीनी हथौड़ी से निकालना पड़ेगा, फ्रॉम द बीनीथ यानी कि नीचे से, लिम्स एंड ट्रंक्स मतलब उसके जो लिम्स हैं और उसके ट्रंक्स मतलब उनका पूरा शरीर जो है हिस्सा है, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स, मतलब इसके बिना किंग का जो रिमेन्स है वो पॉसिबल नहीं है कि उनको बाहर निकाला जा सके, मतलब उनकी बॉडी को छीनी हथौड़े से काट कर बाहर निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और कार्टर अपने डिफेंस में, अपने बचाव में ये कहते हैं कि उनके पास कोई भी बचाव मतलब लिटिल चॉइस, कोई उनके पास विकल्प नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, और अगर वो ममी को काट कर नहीं निकालते, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो कहते हैं कि जो चोर थे क्या करते, गार्ड्स को सर्क्यूमेंटेड मतलब उनको धोखा देके गार्ड्स को रिप्ड इट अपार्ट मतलब कि वो रिमूव द गोल्ड मतलब कि वो गोल्ड को, वहाँ का जो भी सोना था, खजाना था, वो उसको चुरा कर लेकर चले जाते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। अब यहाँ पे टूट के उनके समय के बारे में बताते तो बता रहे हैं कि जो टूट का जब राज्य था, साम्राज्य था, तो उस समय जो रॉयल्स मतलब उनके जो वंश था यानी कि उनके राजा लोग थे जो फेबुलसली वेल्दी मतलब बहुत अत्यधिक धनी थे। एंड दे थॉट ही आर होप या वो ये सोचते थे या उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और वो सोचते थे कि उनकी अपनी मृत्यु के बाद भी वो अपने जो धन है वो लेकर अपने साथ जाएंगे। फॉर हिज जर्नी ऑफ द ग्रेट बियॉन्ड मतलब उनकी नेक्स्ट जर्नी यानी कि जो अंतिम यात्रा मतलब उनकी मृत्यु के बाद जो दूसरा यात्रा शुरू होगा उसके बाद भी वो उसको यूज कर पाएंगे। किंग टूट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, और इसी वजह से किंग टूट का जब उनका मृत्यु हुआ तो लेविस्ड मतलब उनको उनके साथ रखा गया, लादा गया, सामान दिया गया उनके साथ। ग्लिटरिंग गुड्स मतलब चमकते हुए, ग्लिटरिंग गुड्स मतलब सारी चमकती हुई चीज़ें उनके साथ रखी गई। प्रीसियस कॉलर मतलब चेन जैसा कुछ होता है, प्रीसियस कॉलर, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क मतलब कि उनके साथ जब उनको दफनाया गया तो उनके साथ प्रीसियस कॉलर मतलब बहुत सारा सोना चांदी रखा गया, प्रीसियस कॉलर रखा गया, इनलेट मतलब कि हीरे मोती से जड़े हुए नेकलेस रखे गए, ब्रेसलेट बाजूबंद रखे गए, अंगूठियाँ रखी गई, ताबीज़ रखे गए, सेरेमोनियल एप्रन मतलब कि जो किसी सेरेमनी में उस उत्सव में पहनने वाले जो एप्रन होते हैं वो रखे गए, सैंडल्स रखे गए, उंगलियों में पहनने वाले जो क्या अंगुलिस्ताना जिसको कहते हैं वो उनके हाथों पैरों में पहनने वाला कवच रखा गया। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उसके साथ कॉफिन और मास्क भी उनके साथ रखा गया, मतलब इतना सारा सामान उनके साथ उनके टुम में रखा गया। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी चीज़ें पूरे शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, और
टुट को उनके जितना भी अलंकरण उनके साथ रखा गया था, एडोर्नमेंट्स का मतलब होता है अलंकरण, तो उनको उस अलंकरण से अलग करने के बाद कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। तो कार्टर के जो आदमी लोग थे उनकी मम्मी को, मतलब उस टुट की मम्मी को, उसके पहले उसका सर अलग करते हैं। एंड सीवर्ड, सीवर्ड मतलब काट कर, नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और उनके एक एक जहाँ जहाँ पे उनका जो मेजर ज्वाइंट था, यानी कि जहाँ जहाँ उनका जोड़ था शरीर का, वहाँ से उनको काट कर निकाला जाता है। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने एक एक शरीर के एक एक टुकड़े को काट कर बाहर निकाल लिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। फिर उन्होंने वुडन बॉक्स पे बालू का एक परत बिछा के उसको फिर से रिजेंबल मतलब रीअरेंज करना, उनकी पूरी बॉडी को फिर से रीअरेंज करते हैं विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और उसके बाद उस बालू से उसको ढक देते हैं ताकि उनका जो डैमेज है, यानी कि जो टूटा फूटा हिस्सा, यानी कि जिसको काट कर निकाला गया है, उसको छुपाया जा सके। मतलब उसको बालू में ऐसा ढक दिया जाता है जैसे कि वो दिखता है कि पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, मतलब पूरी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी बिना डैमेज के है उसमें। द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट, और अब वही वो जो बेड है जहाँ पे वो निकाला जा रहा है, वो जहाँ पे अभी टुट रेस्ट कर रहा है, यानी कि अभी जिस समय टुट की बॉडी को निकाला जा रहा है, यानी कि अभी जहाँ जाही हवास उस बॉडी को देख रहे हैं, तो वो वही बॉक्स है जहाँ जिसको कि कार्टर ने रखा था बालू के साथ। Archaeology has changed substantially in the interweaving decades. अब आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञान है वो अब बहुत कुछ बदल चुका है, सब्सटेंटली मतलब काफ़ी हद तक, इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स मतलब बहुत कई दशकों के बाद अब जो आर्कियोलॉजी का जो काम है और उनका जो फोकस है बहुत काफ़ी हद तक बदल चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब वो खजाने पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब वो क्या करते हैं कि फैसिनेटिंग डिटेल्स मतलब कि अब वो जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ मतलब कि उनकी मृत्यु का क्या रहस्य है, अनसुलझा जो रहस्य है वो उसको जानने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब जो आर्कियोलॉजी है वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स यानी कि वैज्ञानिक जो उपकरण है उसको यूज़ करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसके साथ वो चिकित्सा विज्ञान की जो तकनीक है उसको यूज़ करती है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, और कार्टर की डिस्कवरी के बाद मतलब उसके 40 साल से भी ज़्यादा उनके खोज के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट्स। तो उनके मतलब कार्टर की डिस्कवरी के बाद एक जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे उन्होंने उस मम्मी को एक्सरे किया था और उन्होंने रिवील मतलब उन्होंने एक चौंका देने वाला एक रिवील मतलब फैक्ट सबको बताया, उजागर किया। बेनीथ द रेजिन्स द केक्स हिज चेस्ट, मतलब कि उस रेजिन्स यानी कि जो गोंद के नीचे यानी कि जो उनको बॉडी मम्मी को रखने के लिए रेजिन्स का यूज़ किया गया था, उसमें जो केक्स हिज चेस्ट मतलब जो चेस्ट उनका सीना था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, मतलब एक्सरे से ये पता लगाया गया कि जो उसका ब्रेस्ट बोन था वो और उसका जो फ्रंट रिब्स था वो मिसिंग था, यानी कि उनकी बॉडी से फ्रंट रिब्स और ब्रेस्ट बोन गायब था। Today, diagnostic imaging can be done with computer tomography, RCT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual बॉडी। तो जो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, तो आप जानते हो कि सिटी स्कैन डायग्नोस्टिक मतलब कि किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना, तो जो उससे इमेजिंग मतलब उनकी जो पिक्चर बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, कैन बी डन विद अ कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी यानी कि जिसको सीटी स्कैन कहते हैं। तो स्कैनर से उसकी एक इमेजिंग मतलब एक पिक्चर बनाई जाती है, बाय विच 100 ऑफ एक्सरे, जिसमें 100 ऑफ एक्सरे यानी कि 100 फोटोज़ को बनाया जाता है, एक्सरे लिया जाता है और उससे पिक्चर बनाई जाती है इन क्रॉस सेक्शन, और पूरे 100 फोटोज़ को क्रॉस सेक्शन मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड्स के स्लाइसेस रखे जाते हैं, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और उससे एक वर्चुअल बॉडी मतलब एक काल्पनिक शरीर का निर्माण किया जाता है, जिससे कि 3 डायमेंशनल मतलब कि एक सचमुच की एक पिक्चर बनाया जाता है जो कि हम एक कल्पना करते हुए बनाते हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टू देन द एक्सरे। अब यहाँ पे वो
राइटर हैं जो एक ये पूछते हैं कि ये जो सीटी स्कैन है वो क्या प्रकट करेगा जो कि एक्सरे ने अभी तक नहीं बताया। मतलब एक्सरे में हमें पता चला था कि उनका जो फ्रंट ब्रेस्ट बोन था और उनका जो फ्रंट रिब्स था वो मिसिंग था। तो अब यहाँ पे ये पता चला कि एक्सरे से जो हमें पता नहीं चला था, अब सीटी स्कैन से हमें क्या पता चलेगा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ दैट बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। अब ये पूछते हैं कि क्या वो जो दो बहुत बड़े जो क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, वो लिंगरिंग जो कि अभी भी हमारे पास जीवंत हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुए हैं, उसके बारे में। हाउ डिड ही डाई, अब वो कौन सा दो बड़ा क्वेश्चन है कि वो कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो अपनी मृत्यु के समय किस एज का था। क्या ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा सिटी स्कैन से? चलिए देखते हैं। किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। अब यहाँ पे किंग टुट्स के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि टुट का डिमाइस यानी कि जो अंतिम यात्रा थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक राजसी परिवार का मामला था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और वो अपने परिवार का अंतिम वारिस था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, और जो उसका फ्यूनरल था यानी कि जो अंतिम संस्कार था उसकी डेथ का रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। रैटल ऑफ डायनेस्टी मतलब होता है द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ अ फैमिली, द एंड ऑफ द रॉयल्स ऑफ रूलर फैमिली, मतलब वो अपने जो रॉयल फैमिली का यानी कि राजवंश का एक अंतिम वारिस था। इस वजह से उसका जो अंतिम संस्कार था वो भी बहुत भव्य था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, लेकिन अभी भी जो उसके पासिंग अवे मतलब उसकी मृत्यु का जो तरीका था या उसके बारे में जो विवरण है आफ्टर माथ वर आर अनक्लियर, मतलब अभी भी वो अनसुलझा है और अनक्लियर है, मतलब कि अभी भी ये पता नहीं चला कि वो कैसे मरा या उसकी मृत्यु कैसे हुई। एमेनहोटप III, अब थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं टुट के बारे में। एमेनहोटप III टुट्स फादर और ग्रैंड फादर, वो टुट के फादर रहे होंगे या ग्रैंड फादर रहे होंगे, वॉज अ powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। तो जो वो बहुत ही पावरफुल फारो मैंने बताया था कि जो इजिप्ट के राजा होते हैं उनको फारो कहते हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली फारो रहे। हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, और शायद उन्होंने हु रूल मतलब कि ऑलमोस्ट करीब करीब उन्होंने 40 साल तक उस पर शासन किया इजिप्ट पे, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और उनका ये उनके जो राज्य का उनका सुनहरा समय था। हिज सन एमेनहोटप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियन इजिप्ट। तो अब उसके बाद उनके जो एमेनहोटप IV थे, उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद वो राजा बनते हैं, इनिशिएटेड वन, और उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएट मतलब एक लागू किया स्ट्रेंजर पीरियड, मतलब स्ट्रेंजेस मतलब एक अद्भुत जो काल रहा उनके इतिहास में जो एशियन इजिप्ट में कहा जा सकता है। यानी कि एमेनहोटप IV के शासन में आने के बाद उन्होंने एक व्यवस्था लागू की, और जो कि उसको एक अजीब व्यवस्था भी कह सकते हैं। वो क्या है? द न्यू फारो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, उन्होंने एटन की पूजा को प्रमोट किया, यानी कि उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि एटन की पूजा की जाएगी। द सन डिस्क, जिसका मतलब है द सन डिस्क यानी कि सन की पूजा। चेंज हिज नेम टू एकेंथन, और उन्होंने अपना नाम एमेनहोटप से एकेंथन रख लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन, इसका मतलब है एटन का सर्वेंट यानी कि एटन का दास या एटन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबेस टू द न्यू सिटी ऑफ एकेंथन, और उसने अपना राजधानी थीबेस से बदलकर अकेंथन को बना दिया, यानी कि सिटी जो अकेंथन है उसको अपना राजधानी बना दिया, कैपिटल बना दिया। नोन नाउ एज अमराना, जिसको आज हम अमराना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून, और उसके बाद से उन्होंने अपने पूरे कंट्रीज को, अपने देश को शॉक कर दिया, सदमे में डाल दिया। अटैकिंग आमून, उसने आमून यानी कि जो इससे पहले गॉड की पूजा होती थी आमून की, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। अ मेजर गॉड, जिसको जो कि उनके मुख्य देवता हुआ करते थे। स्मैशिंग हिज इमेज, उनके जो मूर्तियों को तोड़वा दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उसके जो मंदिर थे उनको बंद करवा दिया, यानी कि आमून के जो इमेज था यानी कि उनका जो भी मूर्ति थी उसको तोड़वा दिया, उनके मंदिरों को बंद करा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और ये सेट रे जॉनसन कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के हैं डायरेक्टर है रे जॉनसन। वो ये कहते हैं कि ये बहुत संभव ये बहुत ही बुरा टाइम रहेगा या भयानक समय रहा होगा। द साइट ऑफ द एंशियंट थीबेस,
मतलब एशियन थीबेस के जो साइट है यानी कि उसके दृश्य को देखते हुए, जो बचा खुचा अवशेष है उसको देखते हुए वो एक कमेंट करते हैं, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। मतलब वो एक अपना एक कमेंट देते हैं कि वो परिवार जो कि शतकों तक इजिप्ट पे राज्य किया अब खात्मे की ओर था। एंड देन अखेंतेन वेंट अ लिटिल वॉकी, और अखेंतेन थोड़ा पागल हो चुका था। आफ्टर अखेंतेन्स डेथ, अखेंदन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमनखेर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विथ हार्डली अ ट्रेस। एक रहस्यमयी मतलब मिस्टीरियस रूलर मतलब एक और रहस्यमयी शासक आता है जिसका नाम था सामन खेर, अपीयर ब्रीफली, जो कि बहुत संक्षिप्त समय के लिए अपीयर हुए, मतलब बहुत संक्षिप्त समय के लिए राजा बने। एंड एग्जिस्टेड विद अ हार्डली ट्रेस, मतलब कि उनकी जो एग्जिस्टेड मतलब उनका एग्जिस्टेंस है या उनकी उपस्थिति बहुत ही मुश्किल से ट्रेस किया जा सकता है, मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। एंड देन अ वेरी यंग तुतन खातेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद एक बहुत ही नवयुवक मतलब यंग मतलब जो बहुत ही नौजवान था, तुतन खातेन ने राज्य को संभाला, सिंहासन संभाला। किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसको कि आज हम किंग टुट के नाम से मतलब पूरे दुनिया में टुट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ आमून, और उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर तुतन खामून रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमून यानी कि आमून का लिविंग इमेज। एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने रिस्टोरेशन मतलब फिर से उन्होंने जो पुरानी प्रथा थी आमुन की पूजा करने की उसको फिर से स्थापित किया। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, वो 9 साल तक राज्य करते रहे। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि अप्रत्याशित ढंग से उनकी मृत्यु, मतलब उसको कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और 9 साल के ही राज्य में वो मतलब बहुत ही कम उम्र में ही वो अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप पूरे स्टोरी में यही पढ़ रहे होंगे कि उनकी इसी मृत्यु को कारण का मतलब पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि उनका जो मृत्यु का रहस्य यानी कि 13 साल से 20 साल की उम्र में ही, यानी कि 13 से 20 साल के, अभी ये भी नहीं क्लियर है कि उनकी जो उम्र 13 से 20 में कितने साल की थी और उनकी मृत्यु कैसी हुई। ये पूरी स्टोरी इसी पे डिपेंड है कि इस रहस्य को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी मृत्यु क्या हुई, कब कैसे हुई, और उसकी उम्र कब थी, कितनी थी जब वो उसकी मृत्यु हुई, उसको मर्डर किया गया या खुद से मर गया, कैसे हुआ। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, तो रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, रिगार्डलेस मतलब होता है कि उनके बारे में बिना सोचे, मतलब उनके ये उसकी जो प्रसिद्धि थी उसके बारे में बिना सोचे समझे। एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, या उनका जो भविष्य के बारे में जानने से पहले। टुट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टुट उनमें से एक अमी मतलब कि बहुत सारे इजिप्ट में जितने भी ममीज हैं उनमें से एक है। हाउ मैनी कितने हैं वहाँ, नो वन नोस कोई नहीं जानता, मतलब वहाँ पे कितने ममीज हैं ये कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, अब एक ये प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें इजिप्शियन ममी को, विच बिगन इन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसमें जो कि 2003 में एक इन्वेंट्री स्टार्ट की गई, मतलब एक उनका एक इन्वेंट्री करना शुरू किया गया कि कितने इजिप्शियन हैं वहाँ पे, कितने ममीज हैं वहाँ पे, तो उसका एक लेखा जोखा तैयार किया जाने लगा। एज हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, और जिसमें रिकॉर्ड किया गया कि कम से कम 600 अभी ममीज है वहाँ पे जब तक रिकॉर्ड किया गया था। सो फार उससे भी ज़्यादा है। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी वो गिनती उसकी चल रही है, यानी कि 2003 में स्टार्ट किया गया था और जब तक मतलब खोज किया गया था 600 ममीज को खोजा जा चुका था और अभी भी उसकी काउंटिंग जारी थी। द नेक्स्ट फेज, दूसरा पहलू था उसका, स्कैनिंग द ममीज। उसके बाद उसको क्या करना था कि ममीज को स्कैन करना था विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, जो कि जो सिटी स्कैन मशीन था वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी साइमंस से ने दिया हुआ था, मतलब वो डोनेट किया था, जिसमें से इन ममीज को क्या करना था, स्कैन करना था। इस मैन्युफैक्चरर, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर भी था, किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और किंग टूट की जो ममी था वो सबसे इन 600 ममीज में सबसे पहली ममीज थी जिसको कि स्कैन करना था। इन डेथ मतलब मृत्यु में, एज इन लाइफ जैसा कि वो अपने जीवन में भी, मूविंग रीगली अहेड मतलब कि वो हमेशा अपने जीवन में भी सबसे आगे रहा और आज मरने के बाद भी अपने देशवासियों के सामने वो पहला ममी है
मतलब वो फेमस था, अपनी लाइफ में भी फेमस था, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था। और आज जब इसकी उस मम्मी को स्कैन करना है तो वो भी फर्स्ट पोजीशन में है, और उसकी ही मम्मी को आज पहली बार, सबसे पहली मम्मी है जो जिसको कि स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा है। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। अब जो सिटी मशीन, आप देखते हैं कि जो सिटी स्कैनर, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी था, जो मशीन था, वो स्कैन द ममी और टुट की पूरी ममी को क्या करता है, हेड टू टो मतलब सर से लेके पैर तक उसका स्कैन करता है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और उसने 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज मतलब उसने पिक्चर्स क्रॉस सेक्शन में बनवाए। टुट्स हेड मतलब उसकी जो उसका शरीर था, स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटेरिकेट स्ट्रक्चर। और उसने 0.06 मिलीमीटर स्लाइसेस मतलब उसके 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में उसने अपने उसके एक एक इंटेरिकेट मतलब जो छोटा से छोटा जो स्ट्रक्चर था उसका पिक्चर लेता है। टेक्स ऑन एरी डिटेल मतलब एरी डिटेल मतलब होता है छोटी से छोटी डिटेल्स को उसको वो लिया गया, मतलब सूक्ष्म जिसको कहते हैं एकदम सूक्ष्म डिटेल्स को एक्स के सिटी स्कैन के द्वारा उसकी पिक्चर ली गई इन द रिजल्टिंग इमेज, और उससे एक पिक्चर बनाई गई विथ ट्रुथ इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। और इसी तरीके से उसकी पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और जो स्पेशलिस्ट मतलब वहाँ पे जितने भी टीम थी उसके स्पेशलिस्ट यानी कि जो विशेष व्यक्ति लोग थे, स्पेशलिस्ट थे। इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब होता है एक्सरे, फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी शरीर विज्ञान, बिगन टू प्रोव द सीक्रेट्स, और जो कि प्रोव मतलब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, मतलब कि इस पूरे सिटी स्कैन से पूरे जो भी इंटेरिकेट स्ट्रक्चर्स बनाए गए, एरी डिटेल्स लिए गए, और उससे रिजल्टिंग जो इमेज बना उससे ये जो रेडियोलॉजिस्ट थे, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी के जो विशेषज्ञ थे, वो लोग अपना एक प्रोव टू सीक्रेट मतलब उस रहस्य का को इन्वेस्टिगेट करने लगे। दैट द विंग गॉडेस ऑफ गिल्डेड म्यूरल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसको कि जो विंग्ड गॉडेस मतलब पंखों वाली जो देवी थी, जिसने सुनहरे उस ब्यूरल श्रीन को प्रोटेक्ट मतलब बहुत लंबे समय से अपने पंखों के नीचे उसको प्रोटेक्ट करके रखे, मतलब उस सारे सीक्रेट्स को वो जानने की कोशिश कर रहे थे जिसको कि मृत्यु की देवी ने अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखा हुआ था इतने लंबे समय से। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टुम इन द हिज बॉक्स। अब उस रात जब स्कैन करना था तो वर्कमैन यानी कि जो काम करने वाले थे जो टुट की बॉडी को लेकर जा रहे थे, कैरिड वो कैरिड मतलब उसको ढोकर ले जाते हैं फ्रॉम द टुम यानी कि टुम मतलब उस ब्यूरल प्लेस से उसको उठाते हैं उस बॉक्स से, लाइक पैलाबियर्स जैसे कि वो सॉर्ड होने वाले लोग होते हैं, तो जैसे उनको 4 लोग उठा के ले जाते हैं उसी तरीके से टुट की बॉडी को उठा के ले जाया गया। दे क्लाइम द रैम्प, और वो रैम्प पे चढ़ते हैं, एंड फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, और उसके बाद से वो फ्लाइट मतलब कि सीढ़ियों पे आते हैं, इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, जो कि चारों मतलब उस बालू की तरफ जाते हैं जहाँ पे बालू गोल गोल हवाओं के साथ घूम रहा था। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर आते हैं इनटू द ट्रेलर, और जहाँ पे ट्रेलर यानी कि जो मशीन जहाँ पे गाड़ी रखी थी ट्रेलर, वहाँ पे जो मशीन सिटी स्कैन था वहाँ पे ले जाया जाता है। दैट हेल्ड द स्कैनर यानी कि जो उस ट्रेलर में जहाँ स्कैनर रखा हुआ था उस बॉडी को वहाँ ले जाया जाता है। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज, और 20 मिनट बाद 2 आदमी इमर्ज मतलब कि प्रकट होते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस मतलब थोड़ा तेजी से भागते हुए ऑफिस की तरफ जाते हैं, एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और उसके साथ मतलब वापस दौड़ते हुए जाते हैं और ऑफिस से 2 प्लास्टिक के पंखे लेकर आते हैं। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, जो $1,000,000 का जो स्कैनर था उसने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके अंदर जो कूलर फैन था मतलब उस मशीन को ठंडा करने का जो फैन था उसमें बालू चला गया था। कर्स ऑफ द फरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, मतलब एक जो गार्ड था नर्वसली थोड़ा घबराते हुए कहता है कि ये फारो का अभिशाप लग गया है इसलिए स्कैनर मशीन बंद हो गई है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूटेड फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंततः इवेंचुअली मतलब अंततः द सब्सटीट्यूट फैंस यानी कि जो मतलब फिर से जो एक टेम्पररी फैन लगाया गया था वो काम करने लगता है। वर्क वेल मतलब उसने अच्छे से काम किया, एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जिससे कि वो काम मतलब जो प्रोसीजर था कार्य था वो स्कैनिंग का वो कंप्लीट किया जा सके। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और इस चेक करने के बाद कि मतलब कोई भी डेटा अब
बाकी नहीं बचा है उसको ले लिया गया है। द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, और फिर तब सारे टेक्नीशियन ने उस टूट की बॉडी को आदमियों को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम, और जो कि उसको फिर से उस टूम में वापस लेकर आते हैं। लेस देन 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे के अंदर ही उसको वापस ले आते हैं। आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, मतलब कि उसको 3 घंटे के अंदर ही, मतलब जब से निकाला गया था उस 3 घंटे के अंदर ही उसको उसके कॉफिन में फिर से वापस लाया जाता है। द फारूक अगेन रेस्टेड इन पीस, और फारूक फिर से अपने उस टूम में फिर से अपने रेस्टेड पीस यानी कि शांति से अपने रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वेयर द फ्यूनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पे उसको फ्यूनररी प्रिस्ट यानी कि जो अंतिम संस्कार करने वाले जो पुजारी थे उसको बहुत समय पहले ही उनको वहाँ पे उन्होंने उसको लिटाया था। वो अपने उस प्लेस पे फिर से रेस्टिंग के लिए चले जाता है, यानी कि फारूक को फिर से उसकी टूम में लिटा दिया जाता है। बैक इन द ट्रेलर, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और बैक इन द ट्रेलर, और ट्रेलर में फिर क्या हो रहा है, मतलब जहाँ पे स्कैन किया गया है, टेक्नीशियन यानी कि जो भी टेक्नीशियन थे, पुल्ड अप एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाले जो इमेज, मतलब वो पिक्चर बनाते हैं, और टूट की बॉडी का पूरा पिक्चर बनाते हैं ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। अ ग्रे हेड टुक शेप, एक ग्रे कलर का जो मतलब शेप आता है वो हेड की शेप का होता है। फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, और पिक्सल मतलब कि पिक्सल में उसका जो पूरा चारों तरफ उसको एक पिक्चर बनाई जाती है। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल इट इन वेरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन है उसको चारों तरफ उसको घुमा के दो सारे पूरे चारों दिशाओं से, मतलब उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको देखते हैं। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड, और फिर उसके बाद से जो उसका नेक वर्टिब्रा है वो दिखाई देता है स्क्रीन पे। एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे कि इतना साफ दिखाई देता है जैसे कि शरीर विज्ञान क्लास में एक जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देता है। उसी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन में टूट की पूरी बॉडी का जो वर्टिब्रा है वो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। अदर इमेजेस रिवील हैंड, और अलग अलग और भी बहुत सारे जो प्रकट होते हैं, जैसे उसकी जो पिक्चर से प्रकट होता है वो क्या होता है, हैंड होता है, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और रिब केज दिखाई देता है। इसके अलावा एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल के उसके जो ट्रांसेक्शन मतलब अलग अलग जो पार्ट हैं वो दिखाई देते हैं। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो दबाव था, मतलब जो प्रेशर था, तनाव था, वो ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल, जाही हवास अपने चेयर पर बैठे हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं विजिबली रिलीव, मतलब उनको देख कर लगता है कि वो थोड़े बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, वो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी कोई गंभीर बात नहीं हुई। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो कहते हैं कि मैं पिछली रात सो नहीं सका। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड, वो कहते हैं आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और कहते हैं कि मैं अब सोचता हूँ कि मैं अब जाकर सोच सकता हूँ, मतलब मैं जाऊँ और सो सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको स्टोरी थोड़ी टफ तो थी लेकिन समझ में आई होगी अच्छे से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।